अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। मेरे अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में क्लास 11th की जो आपकी निसाब में शामिल है किताब गुलिस्तान अदब, उसका पहला सबक यानी पहली यूनिट का मुताला आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं और पहली यूनिट है दास्तान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दास्तान की तारीफ़ क्या है, दास्तान किसे कहते हैं और दास्तान के अहम खसूसियात क्या हैं और कुछ जो अहम दास्तान हैं उनके बारे में भी हम मालूमात हासिल यहाँ करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपकी क्लास 11th में जितने भी सबक हैं उन सभी सबक की जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल्ड वे में स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो अपलोड करता चला जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसा करके आप मेरे हौसलों को बुलंद कर सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का। और जैसा कि आज हमारा पहला सबक है, पहली यूनिट है क्लास 11th की, तो जो कि दास्तान के बारे में है। तो दास्तान के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो चलते हैं सीधे। दास्तान किसे कहते हैं? सबसे पहले दास्तान की डेफिनेशन जो है, तारीफ़ क्या है, वो देख लेते हैं। दास्तान आमतौर पर एक ऐसी तवील और मसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे और वह ये सोचता रहे कि अब क्या होगा। यानी दास्तान जो है वो आमतौर पर एक बहुत लंबा चौड़ा लगातार चलने वाला किस्सा होता है। ठीक है, मसलसल का मतलब होता है लगातार, तवील मतलब होता है लंबा चौड़ा, जिसमें तवालत हो काफ़ी लंबा चौड़ा हो। उस किस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में, एक तरीके से अट्रैक्टिव अंदाज में, यानी पढ़ने में इंटरेस्ट आए, पढ़ने में मज़ा आए, उस अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी यानी उसका इंटरेस्ट उसके अंदर बरकरार रहे और तजस्सुस भी बरकरार रहे। तजस्सुस का मतलब होता है क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, यानी वो ये जानने का इच्छुक रहे कि अब आगे क्या होगा और वो ये सोचता रहे कि अब क्या होगा, यानी एक सस्पेंस बना रहे। ठीक है, तो ये अहम खसूसियात होती है दास्तान की। दास्तान में आम वाक़यात के अलावा ये माफ़ कीजिएगा, माँ नहीं है, ये होता है फ़ौकुल फ़ितरत वाक़यात, यानी माँ को नहीं पढ़ना आपको। तो दास्तान में आम वाक़यात के अलावा फ़ौकुल फ़ितरत वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। फ़ौकुल फ़ितरत मतलब होते हैं जो एक तरीके से बियॉन्ड नेचर हो, यानी एक तरीके से काल्पनिक। ठीक है ना, फ़ौक का मतलब होता है परे और फ़ितरत मतलब फ़ितरत नेचर, तो नेचर से परे, यानी एक तरीके से बियॉन्ड नेचर जो है जिसके अंदर बात की जाती हो, एक तरीके से पूरी तरीके से काल्पनिक हो। हाँ, हम कल्पना कर सकते हो, हकीकत में ऐसी चीज़ ना होती हो, तो उसे बोलते हैं फ़ौकुल फ़ितरत। ठीक है, तो दास्तान में आम वाक़यात के अलावा फ़ौकुल फ़ितरत वाक़यात भी पेश किए जाते हैं, यानी एक तरीके से काल्पनिक जो वाक़यात होते हैं वो पेश किए जाते हैं, जिनका हकीकत से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, इसमें जिन, परी और देव वगैरह के हैरत अंगेज़ कारनामे और ऐसे हादसा जो इंसानी फितरत से बईद हों, यानी मैंने बताया आपको इंसानी फितरत से बईद हो यानी परे हों, दूर हों, बयान किए जाते हैं। यानी जो इंसानी फितरत में ना हो, जिसे इंसान ना मान सके, ऐसी बातें जो है वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। हुस्न व इश्क की रंगीन बातें, शहजादों परियों की मुलाकातें, इश्क की बातों में छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझनें, हैरत हैरत व अस्तज़ाब। अस्तज़ाब का मतलब होता है ताज्जुब कि तवील सिलसिले ज़बान व बयान की दिलकशी और लताफत दास्तान के वो लाजमी अज्जा हैं जो कारी के लिए दिलचस्पी व दिलबस्तगी और मसरत का सामान फराहम करते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो दास्तान में क्या क्या बातें होती हैं, हुस्न उसकी रंगीन बातें होती हैं, शहजादों परियों की मुलाकातों के बारे में इसके अंदर अ, बताया जाता है, शामिल किए जाते हैं ये चीज़ें। इसकी बातों में छोटी बड़ी वारदातें हो जाती हैं, पेचीदगियाँ, उलझनें, हैरत व अस्तज़ाब यानी ताज्जुब से भरी बातें इसके अंदर शामिल होती हैं, तवील सिलसिले होते हैं, लंबे चौड़े किस्से इसके अंदर बयान किए जाते हैं और वो लाज़मी अज़्ज़ा, यानी ये सभी जो हैं दास्तान की लाज़मी अज़्ज़ा हैं, यानी इनके बिना कोई भी दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती। और जब ये चीज़ें शामिल करके जब किसी दास्तान को लिखा जाता है तो वो दास्तान जो पढ़ता है उसके लिए वो क्या होता है, एक तरीके से दिलचस्पी और दिलबस्तगी और मसरत का सामान फराहम करती है। यानी उसे उसका यानी पढ़ने वाले को इन दास्तानों को जब वो पढ़ता है या सुनता है तो उसे पढ़कर सुनकर खुशी महसूस होती है, मसरत का सामान फराहम करती है, यानी खुशी का सामान जो है फराहम होता है उसे, यानी उसे खुशी मिलती है जब वो इन चीज़ों को सुनता है या पढ़ता है। ठीक है, आमतौर से दास्तानों के अंदर किस्सों के कई सिलसिले होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दास्तान जो होती है वो तवील होती हैं, उनमें तवालत पाई जाती है, लंबे चौड़े किस्से बयान किए जाते हैं, एक किस्से के बाद में दूसरा किस्सा, दूसरे किस्से के बाद में तीसरा किस्सा, जैसे आपने पढ़ा सुना होगा अलिफ लैला, हातिम ताई, ये जो किस्से थे हम टीवी चैनल्स पे हम पीछे कदीम ज़माने में हमने देखे हैं।
तो उनमें क्या होता था, ये वो एक तरीके की ये दास्तान नहीं है, इसमें एक किस्से के बाद में एक किस्सा ख़त्म होता था तो दूसरा किस्सा शुरू हो जाता था। यानी एक तरीके से देखने वाले के लिए वो सस्पेंस बना रहता था, तजस्सुस बरकरार रहता था। तो ये सभी जो है हातिम ताई है, किस्सा अलिफ लैला है, ये सब क्या है, ये एक तरीके से दास्तानी है। तो आमतौर से दास्तानों के अंदर किस्से के कई सिलसिले होते हैं, यानी एक किस्सा ख़त्म होता है तो फिर दूसरा शुरू हो जाता है, या एक किस्से के अंदर दूसरे कई ही किस्से बयान किए जाते हैं, यानी एक किस्से खत्म होने से पहले ही दूसरा किस्सा शुरू हो जाता है। इस तरीके से एक तरीके से दास्तानों में क्या होता है, तवालत पाई जाती है, यानी ये तवील होती हैं और मसलसल होती हैं, लगातार चलती चली जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तारीख़ी एतबार से दास्तान के बारे में जान लेते हैं। तारीख़ी एतबार से दास्तानें अहद वस्ता की यादगारें, अहद वस्ता की यादगार है, यानी अहद मतलब होता है दौर और वस्ता मतलब होता है मिडल एज, यानी मध्यकाल की एक तरीके से पहचान है। ठीक है, तारीख़ी एतबार से हम कह सकते हैं दास्तानें जो है अहद वस्ता की यादगार है, यानी मिडल एज की यादगार है। ठीक है, इंसानी फितरत का तकाजा है कि वो आफियत का ऐसा गोशा तलाश करते हैं जहां उसको तस्कीन और मसरत का सामान मैसर हो और जो उसकी ख्वाबों की ताबीर हो और उसे दुनिया की तफुकरात से निजात दिला सके, और यह ज़रूरत दास्तान पूरी करती है। यानी मिडल एज के बारे में बताया कि दास्तान जो है वहाँ की उस वक्त की पैदावार है। ठीक है, और इंसानी फितरत होती है कि वो हमेशा क्या एक तरीके से सुकून की तलाश में रहता है, आफियत खैरियत की तलाश में, खैरियत का गोसा जो है वो तलाश करता रहता है। वो ऐसी चीज़ सुनना चाहता है, ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहता है जिससे उसको खुशी मिले, उसे सुकून मिले, उसे खुशी हासिल हो, तो उस चीज़ को वो पढ़ता है, उस चीज़ को वो सुनता है। वो ऐसी चीज़ सुनना चाहता है जिससे दुनिया की जो फ़िक्र है उससे वो एक बार कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए वो उसे उन चीज़ों से निजात मिल सके। और ये सभी चीज़ें जो हैं वो दास्तान में पाई जाती हैं। ठीक है, समझ गए आप कि जो दास्तान होती है, दास्तान में यानी खसूसियात क्या होती है, दास्तान में खसूसियात होती हैं कि वो पढ़ने वाले को सुकून महसूस कराती है। ठीक है, तो और यही चीज़ हर इंसान चाहता है, इंसान की फितरत होती है कि उसे सुकून मिले, उसे यानी दुनिया की जो फ़िक्र है उससे कुछ पल के लिए ही सही उसे सुकून हासिल हो। तो ये चीज़ें जो है उस वक्त में, यानी मध्य युग में, जो मध्यकाल का समय था, उस वक्त जब दास्तानें प्रचलन में थी, शुरुआत थी उनकी, तो वहाँ उस वक्त के लोगों को ये चीज़ पढ़कर सुनकर क्या है, सुकून हासिल होता था। ठीक है, कदीम ज़माने में दास्तान गो शाही दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे, यानी पुराना ज़माना जो था उसमें दास्तान गो यानी दास्तान सुनाने वाले जो लोग थे वो राज दरबारों से, शाही दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे, यानी जुड़े रहते थे, दरबारों में वो काम करते थे। वो दास्तानें सुनाकर बादशाहों का दिल बहलाते थे, यानी उनका काम यही था कि वो दास्तानें बादशाहों को सुनाते रहते थे और उनका दिल बहलाते रहते थे। दास्तानें सुनने और सुनाने का रिवाज अवाम में आम था, यानी उस दौर में दास्तानें जो है सुनाई जाती थी, सुनी जाती थी, ये एक आम दौर था, यानी ये आम बात थी उस वक्त, उस ज़माने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज़ हुई हैं। अब बताया गया है कि उर्दू ज़बान की बहुत सी जो दास्तानें हैं वो संस्कृत से माखूज़ हैं, यानी संस्कृत से अख्ज़ की गई हैं, ली गई हैं। ये दास्तानें अरब व ईरान पहुँची, अरबी व फ़ारसी में इनके तर्जुमे हुए, फिर हिंदुस्तान वापस आकर वो उर्दू के कालिब में नमूदार हो गई, यानी उर्दू के लिबास में नमूदार हो गई। ठीक है, उर्दू का जिस्म उसने इख्तियार कर लिया। ठीक है, तो ये बातें बताई गई। बेताल पच्चीसी, कलीला दमना, सिंहासन बत्तीसी, तोता की कहानी और गुले बकावली वगैरह इसी कबील की दास्तानें हैं, यानी इसी तरह की दास्तानें हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। बेताल पच्चीसी है, कलीला दमना है, सिंहासन बत्तीसी है, तोता की कहानी है या गुले बकावली, ये सभी क्या है, इसी कबील की दास्तानें हैं, यानी इसी तरह की दास्तानें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो अरब व ईरान में पैदा हुई, हिंदुस्तान आई और यहाँ उनके तर्जुमे हुए। यानी कुछ दास्तानें ऐसी हैं जो अरब ईरान में पैदा हुई और हिंदुस्तान आई, यहाँ पर उसका तर्जुमा हुआ। मिसाल के तौर पर सबरस, अलिफ लैला वगैरह, यानी ये सबरस है, अलिफ लैला है, ये कुछ ऐसी दास्तानें हैं। इनके अलावा कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो शायद ईरान से आई हों, लेकिन हिंदुस्तान में ज़बानी तौर पर सुनाने के दौरान बहुत बदल गई और उन्होंने मकामी रंग अख्तियार कर लिया। ठीक है, यानी यहीं का जो रंग रूप है वो उन्होंने अख्तियार कर लिया। हाँ, इनमें दास्तान अमीर हमज़ा और ख़ास कर उसकी एक तवील दास्तान है तिलस्म होसरुबा, बहुत मशहूर व मकबूल है, काबिल ज़िक्र है। मीर अमन की बागो बहार भी इसी से माखूज़ थी, लेकिन दरअसल उर्दू की दास्तान बनकर बेहद मकबूल हुई है। यानी मीर अमन की जो दास्तान थी बागो बहार,
तर्जुमा है, ये उर्दू तर्जुमा है। किस्सा चहार दरवेश का, मीर अमन की एक मशहूर किताब थी किस्सा चहार दरवेश, उसका उर्दू तर्जुमा है, ठीक है। तो ये भी जो है दरअसल उर्दू की दास्तान बनकर बेहद मकबूल हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ दास्तानें जैसे फसाना अज़ाब, सरोश शख्न, रानी केतकी की कहानी वगैरह उर्दू ही में लिखी गई हैं। यानी ये जो दास्तानें हैं, फसाना अज़ाब, सरोश शख्न और रानी केतकी की कहानी, ये जो दास्तानें हैं ये उर्दू में लिखी गई हैं। ये किताबें अगरचा दास्तान की तारीफ़ पर कमा हक़ हो मतलब जैसा कि इनका हक़ है, ठीक है। तो ये किताबें अगरचे दास्तान की तारीफ़ पर कमा हक़ हो, पूरी नहीं उतरती, मगर दास्तानी अनासिर का गलबा होने की वजह से इनको दास्तान ही कहा जाता है। यानी एक तरीके से जो दास्तान की जो खसूसियात है वो सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। अनासिर मतलब होता है तत्व, सामग्री जो है, यानी जो मटेरियल है दास्तान से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें इनके अंदर मिलती है। इस कारण इनको दास्तान ही कहा जाता है, इस वजह से इनको दास्तान ही कहा जाता है। पंडित रतननाथ सरसार की फसाना आज़ाद नए और पुराने के इम्तज़ाज़ की एक दिलचस्प मिसाल है, क्योंकि ये दास्तान के तर्ज पर लिखी गई है, लेकिन इसे नावल ही कहा जाता है, ठीक है। यानी पंडित रतननाथ सरसार की जो फसाना अजायब है ये दास्तान की तर्ज पर लिखी गई है, हालांकि एक नावल है, इसे नावल ही कहा जाता है, लेकिन लिखा गया इसे दास्तान की तर्ज पर है, ठीक है। तो ये कुछ मालूमात थे दास्तान से मुतालिक, जो मैंने बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश की है। आपके निसाब में ये सबक पहला ही सबक है, तो इससे काफ़ी हर जो हार्ड मीनिंग है, जो मुश्किल अल्फाज है, उनका मैंने आपको मतलब भी बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो दास्तान के बारे में, दास्तान की तारीफ़ और दास्तान की खसूसियात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।